HTML में आप लोग लिखते हैं लाइक दिस, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, फिर आपका हेड पार्ट आता है, देन बॉडी। बेटा वैसे तो जावास्क्रिप्ट को कहीं भी लिख लो अपने पेज में, ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, बीच में लिख लो, 2 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसके लिए ज्यादातर जो ऑप्शन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हेड टैग के बीच में। आप यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज, इसके बीच में लिखी जाती है आपकी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जनरली हमारे होते हैं फंक्शंस। फंक्शन को हम लिखते हैं ऐसे, फंक्शन F1, फंक्शन F2, फंक्शन F3। वॉइड वगैरह नहीं लगाते बेटा, लगाओगे तो आपकी एरर आएगी। इस तरीके से हम फंक्शंस बनाते हैं। मान लीजिए फंक्शन के अंदर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो डेटा टाइप तो होती नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो बेटा। लाइक दिस, एक इंटीजर लिया मैंने, एक स्ट्रिंग लिया, एक कैरेक्टर लिया, एक डबल लिया है, तो बस डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो। डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। मान लीजिए आपको एक वेरिएबल इन दोनों फंक्शंस के बीच में शेयर करना है या तीनों फंक्शंस के बीच में शेयर करना है, तो ये तो लोकल वेरिएबल्स हो गए। इन वेरिएबल्स को बाहर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, वेयर वाई ले लिया जैसे मैंने, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं वेयर कीवर्ड। तो ये डेटा टाइप नहीं है, बस केवल एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए है। ये जो y है, क्योंकि आपने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, तो आप इसे फंक्शन F1, फंक्शन F2, फंक्शन F3 तीनों में यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड। किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल लोगे दैट इज अ लोकल वेरिएबल, और फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करोगे तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल हुआ। आप उसे किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। वैल्यू असाइन करनी है, सिंपल वैल्यू असाइन कर दीजिए। एरे की बात करूं, बहुत इजी है बेटा, ध्यान से सुनना। सिंपल वेरिएबल लो और लिख दो न्यू एरे, तो आपका एरे बन गया। आप कहेंगे सर इसमें हमने साइज तो कुछ दिया नहीं है, तो बेटा यहां 2 ऑप्शन है, मैंने ये लिखा लाइक दिस। तो मैंने इसमें वैल्यूज डाली है बेटा 4, एरे की 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो आप arr.length लिखें, एल कैपिटल आएगा बेटा, सी शार्प में हमारा कैपिटल आता है, यहाँ स्मॉल आएगा, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 4, क्योंकि आपने इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज दी हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक और एरे लेता हूं और यहां मैंने साइज मेंशन कर दिया। आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल ब्रैकेट से जैसे कंस्ट्रक्टर यूज होता है, बिल्कुल सेम उसी टाइप से। तो AR0 इक्वल टू समथिंग, AR1 इक्वल टू समथिंग, AR2 इक्वल टू समथिंग। तो यदि आपने यहां 10 नहीं लिखा होता तो इस एरे की लेंथ होती आपकी 3, क्योंकि आपने 3 वैल्यू केवल डाली है। लेकिन क्योंकि अब आपने यहाँ पे 10 बताया हुआ है, तो इस एरे की लेंथ है 10। तो एरे की जो लेंथ है वो अपने आप डिसाइड होती है, आप साइज मत दीजिए, बस जैसे जैसे आप वैल्यूज डालते रहेंगे उसके हिसाब से आपकी इंडेक्स जो है वो डिफाइन हो जाएंगी और उसी के हिसाब से आपकी लेंथ आ जाएगी। आप कहेंगे सर यदि हम लेंथ फिक्स करना चाहें, पहले से देना चाहें, तो उस केस में आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया AR इक्वल टू न्यू एरे 10, तो इस केस में एरे की लेंथ हो गई आपकी 10, और ये इंडेक्स अब आप चाहे 2 दो या 10 दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AR की लेंथ चेक करोगे तो यू विल गेट 10। डॉट लेंथ हमारा दोनों चीज के लिए यूज किया जाएगा, यदि आप एरे की लेंथ पता करना चाहते हैं तो भी, और यदि किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करना चाहते हैं तो भी। तो यहां हमारे पास x1 जो एक स्ट्रिंग है जिसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, तो स्ट्रिंग की लेंथ भी आप ARR.length या x1.length, तो स्ट्रिंग के लेंथ के लिए भी हमारे पास सेम है। ऐसी बेटा आपका सी शार्प में है, सी शार्प में भी चाहे स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो चाहे एरे की, बस वहां एल कैपिटल है, यहाँ एल स्मॉल है। कहीं सेव कर लेते हैं इन्हें।
दिस इज सिंपल HTML फाइल, नथिंग स्पेशल। मैंने HTML एक्सटेंशन दिया है इसका। पूछो अनुभव। सर ये एक बार इसका सर एरे का और समझा दीजिए सर, दोबारा कंसेप्ट एक बार। बेटा एरे में ये देखो, हम लोग जब सी शार्प में एरे बनाते हैं तो हम उसका साइज देते हैं, है ना। यस सर, तो यस यहाँ पर यदि आप साइज दे दोगे, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने साइज का, यस सर। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ हमने नॉर्मल ब्रैकेट लगाया। तो इसमें एरे का साइज मैंने दिया 10। अब मैंने यस ना सर, 3 वैल्यू डाल दी, तो यदि आप एरे की लेंथ चेक करोगे तो आपको 10 मिलेगा, क्योंकि एरे का यस साइज सर, आपने 10 बताया। यस सर। लेकिन यदि आप साइज नहीं बताओगे तो साइज डिपेंड करेगा वैल्यूज पे कि कितनी वैल्यूज आपने एरे में डाली है। ओके जैसे सर। मैंने यहाँ पे एरे में 4 वैल्यू डाली है, तो यदि एरे की लेंथ पता करोगे तो 4 देगा। 2 वैल्यू और डालता हूं तो एरे की लेंथ 6 हो जाएगी। अब क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है ना। तो स्ट्रिंग की सर, लेंथ पता करनी हो तो भी आप ये यूज करेंगे। सर जैसा हमने साइज नहीं दिया, हाँ तो सर आप ये मैनुअली एंट्री करा रहे हो एरे में सर, हाँ हाँ फिर ये एक तरह से तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा उसे सर? हाँ बिल्कुल, जैसे आपका एरे लिस्ट होता है ना, उस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके सर। हाँ, और डेटा टाइप भले ही नहीं है, पर डबल कोट्स में लिखोगे तो स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में लिखोगे तो एक कैरेक्टर, और विदाउट कोट्स लिख रहे हो तो उसे यहाँ नंबर कहा जाता है। हम उसे इंटीजर या डबल नहीं कहेंगे। जैसे मैंने एक 345 लिया, एक 34.78 लिया, तो आप ये नहीं कहोगे कि एक इंटीजर एक डबल है, बस आप कहोगे एक नंबर है। ठीक है ना। तो नंबर वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस हो गई, ये एरे का कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इन फंक्शंस को यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं एक सेकंड एग्जांपल से। बॉडी में आ जाओ। कुछ मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ये हेडिंग्स लिए मैंने, कोई खास बात नहीं। ये फाइल मैंने सेव करी है P2 के नाम से, तो जस्ट डबल क्लिक इट। HTML की फाइल है, डबल क्लिक करोगे चल जाएगी। ये हमारी फाइल रन हो गई। अब देखिए यहाँ फंक्शन है मेरे पास F1। इस फंक्शन को मैं कहीं कॉल करूंगा बेटा, जब तक कॉल करूंगा नहीं जब तक तो चलेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो HTML में मैंने बनाया एक इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लिक हियर। ये हमारा बटन बन गया। पहले इसका लुक देख लो, ये रहा आपका सिंपल बटन है। आप लोग गूगल क्रोम पे रन करेंगे सारे, तो मैं गूगल क्रोम पे ही रन कर लेता हूं। ये आ गया बेटा। अब जब इस बटन पे क्लिक हो तो मेरा फंक्शन F1 चल जाए, तो ये HTML की प्रॉपर्टी है, अभी जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक। याद करो ASP.NET में मैं आपको लिखवाता था ऑन क्लाइंट क्लिक, याद आया? यस सर। तो ऑन क्लाइंट क्लिक जो है ऑन क्लिक ही होता है बेटा। तो ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक दिस। तो जब इस बटन पे क्लिक हो ऑन क्लिक, तो हमारा फंक्शन चल जाए F1। अब आपका ये F1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी आप इसमें कोड लिखेंगे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहली कमांड मैं आपको बता रहा हूं अब जावास्क्रिप्ट की। इसके लिए हमने यूज करा विंडो ऑब्जेक्ट। फंक्शन का नाम है अलर्ट। आप यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। विंडो स्मॉल में है, अलर्ट स्मॉल में है, और सेमीकोलन से लाइन मैंने टर्मिनेट की है। पेज रन हो गया मेरा, ये रहा, रिफ्रेश कर लिया मैंने। अब आप बटन पे क्लिक करो, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे आपका फंक्शन चलेगा। ऊपर देखो एक मैसेज आ गया, हेलो। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यदि यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना हो तो हम ये लिख सकते हैं। बेटा msgbox.show कमांड के बारे में सुन लो एक बार में, आपको बात समझ में आएगी। मेरी C# ASP.NET में चल रही है सर्वर पे। यदि msgbox.show लगाओगे तो कहां डिस्प्ले होगा? सर्वर पे। सर्वर पे कौन देख रहा है बैठ के?
हमें चलाना है क्लाइंट पे। क्लाइंट पे मैसेज बॉक्स चाहिए तो वो लिखोगे ब्राउजर में, तो उसके लिए यूज होगी जावास्क्रिप्ट, जैसे अभी हमने यूज करी। इसीलिए ASP.NET में msgbox.show फंक्शन नहीं होता। तो विंडो डॉट अलर्ट, इसको मैंने कर दिया कमेंट। एक फंक्शन है विंडो डॉट कन्फर्म, ये आपका बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एक्स को मैंने असाइन कर दिया। देखिए इसमें क्या होगा, मैसेज आया आर यू श्योर, और दो बटन आए हैं ओके और कैंसिल के। यस सर। या तो आप ओके पे क्लिक करेंगे या फिर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। यदि आपने ओके पे क्लिक किया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो एक्स को हमने वैल्यू असाइन करी है, तो एक्स या तो मेरा बेटा ट्रू है या एक्स मेरा फॉल्स है। अब यहां एक इफ कंडीशन मैंने लगाई, इफ एक्स यानी इफ ट्रू देन दिस एल्स दिस। तो छोटी छोटी कमांड मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां मैंने लिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, सुनना फिर से, बॉडी से रिलेटेड होता है, पूरा पूरा बॉडी से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट का बीजी कलर मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया रेड। डॉक्यूमेंट का एफजी कलर मैं चेंज करना चाहता हूं। आप यहां पे हैश कोड के साथ में कलर के कोड भी लिख सकते हैं। HTML में जो कोड यूज होते हैं बेटा, रेड लिखोगे डायरेक्ट लिखोगे, कलर का कोड दोगे तो हैश के साथ लिखोगे, रेड ग्रीन ब्लू। तो मैंने रेड लिया 255, ग्रीन लिया 255, तो ये कलर मेरा बनेगा येलो। तो बैकग्राउंड के लिए होता है बीजी कलर सी कैपिटल, फोरग्राउंड के लिए होता है एफजी कलर। यदि हमने ट्रू रिटर्न कराया तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, फॉल्स रिटर्न कराएंगे तो फोरग्राउंड कलर। चेक करो, रिफ्रेश करा लो क्योंकि HTML में चेंज किया है। बटन पे क्लिक करो, कैंसिल पे क्लिक करो, येलो हो गया। बटन पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, रेड हो गया। डायनामिकली मैंने HTML में कोई बैकग्राउंड की या टेक्स्ट की कमांड नहीं लिखी थी कलर चेंज करने की। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनामिकली हम कलर को चेंज कर रहे हैं बेटा। तो इस तरीके से आप बीजी कलर या एफजी कलर यूज कर सकते हैं। दो फंक्शन बताए मैंने यहां पे आपको, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट कन्फर्म। एक और लेते हैं, इसके लिए हमने एक और बटन बनाया। यहां कॉल किया हमने F2 को, ऑन क्लिक। एक फंक्शन है हमारे पास विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। यदि यूजर से आपको सिंगल लाइन इनपुट लेना है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश, देखो फिर इनिशियल स्टेट आ गई। बट सेकंड बटन पे क्लिक करो, ऊपर एक मैसेज आया एंटर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें बेटा कुछ टाइप करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स से हमेशा स्ट्रिंग ही मिलती है, तो इसकी रिटर्न टाइप होती है स्ट्रिंग। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे वो आपका ये रिटर्न करता है। जो आप एंटर नेम लिखते हैं वो उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर स्ट्रिंग आ जाती है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, वो आपकी मर्जी है। तो प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना के यूजर से कुछ पूछ सकते हैं यदि कुछ इनपुट कराना है तो। कलर ही करा दूं, एंटर कलर, डॉक्यूमेंट डॉट FG कलर इक्वल टू S। तो अब यूजर जो कलर डालेगा वो हम कलर सेट कर रहे हैं फोरग्राउंड में, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड, जैसा चाहे ले लो बेटा। मतलब सर ये एक तरीके से तो फिर तो यूजर के अकॉर्डिंग चलेगा सर, मतलब। असल में बेटा जावास्क्रिप्ट हमारी कहाँ चल रही है, क्लाइंट साइड पे, यस है सर। ना। तो क्लाइंट साइड पे कौन बैठा है, यूजर। यूजर। तो यूजर से इंटरेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही बेटा, यस सर। तभी तो हम यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि HTML में तो इंटरेक्शन है नहीं ना बिल्कुल भी। यस सर। HTML में मैं फ्री लगा सकता है ऐसे, HTML में मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकता, यहाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। यस सर।
मेरा देखो कमांड हो गई। एक और कमांड देखिए, इस कमांड की मल्टीपल फॉर्म्स है, मैं सारी फॉर्म्स लूंगा। F3 एक है हमारे पास विंडो डॉट ओपन। आपको यूजर से कोई विंडो ओपन करानी है, उससे पहले एक आसान कमांड और देख लो, विंडो डॉट प्रिंट। यदि आपको विंडो का प्रिंट निकलवाना हो, आप लोगों को मैंने ये कमांड बताई भी थी, जिन लोगों ने प्रिंट का कॉन्सेप्ट पूछा था। देखिए ये आ गया आपका प्रिंटिंग के लिए। सर ये तो इनवॉइस में यूज किया था हमने। हाँ जी बेटा। सर वो जीएसटी वाले में यूज किया था सर ये वाला कंसेप्ट। हाँ एएसपी में ही मैंने बताया था आपको, बस मैंने डायरेक्ट कमांड बता दी थी, उस समय उसका यस सर। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था मैंने। यस सर। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो देखो ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंटर पे प्रिंट निकल जाएगा, या पीडीएफ में सेव कर लो, जैसा आप चाहो। इसको कमेंट कर दिया मैंने। एक है विंडो डॉट ओपन, इसमें किसी फाइल का नाम लिख दो। मैंने पुरानी वाली फाइल का नाम लिख दिया p1.html। तो देखिए आपकी विंडो ओपन होगी, लेकिन सेकंड टैब में क्लिक करूंगा, ऊपर एक टैब और आ जाएगा, ये आ गया। पहले वाले HTML में हमारा कुछ लिखा नहीं है। एक नई फाइल बना रहा हूं बेटा p3 के नाम से, उसे ओपन कराऊंगा, उसमें एक कमांड भी सिखाऊंगा आपको। p3.html, यहाँ p3 को ओपन कर रहे हैं। तो देखिए क्लिक करो, ये आ गया आपका सेकंड टैब में। पहले वाले टैग में P2 ओपन, बटन पे क्लिक करा, सेकंड टैब में आ गया P3। तो यदि नई टैब में आप कुछ खोलना चाहते हैं तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, विंडो डॉट ओपन। अब आप कहेंगे सर सेम टैब में ओपन करना है, तो आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर लिखो अंडरस्कोर सेल्फ। सी दिस, अब इसी टैब में ये ओपन हो गया है अंडरस्कोर सेल्फ लिखने पे। सर जो आपने ऊपर वाला फंक्शन बताया सर ओपन वाला, हाँ सर वो तो एक तरीके से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की तरह काम कर रहा है सर। नहीं बेटा, ये रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट नहीं है, ये हाइपर लिंक है। रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट तो आपका सर्वर पे चलता है। नहीं मतलब सर जैसे वर्क वो भी ये नहीं नहीं करता है ना नहीं, एक आप पेज पहले से एक बात दूसरे सुनो, पे। रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट आपका चलता है सर्वर पे, और हाइपरलिंक कहाँ चलता है? क्लाइंट साइड पे। और आपकी यस सर। जावास्क्रिप्ट कहाँ चल रही है? क्लाइंट पे कि सर्वर पे? सर क्लाइंट पे। तो ये हाइपरलिंक है। जैसा हाइपरलिंक पे क्लिक करो ना, एक पेज खुल जाता है, यस सर। तो ये बिल्कुल हाइपरलिंक की तरह है। ये रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट नहीं है, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमारा सर्वर पे चलता है। ठीक है सर। इसको कमेंट किया मैंने। इसमें सेकंड पैरामीटर को कर दो ब्लैंक, कॉमा लगा के थर्ड पैरामीटर, और इसमें अब मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, ध्यान देना। सारे पैरामीटर्स थर्ड के अंदर ही पास कर रहा हूं। विड्थ और हाइट पास किया मैंने। क्लिक करो, देखो एक नई विंडो आ गई। तो यदि आप नई विंडो बनाना चाहते हैं तब ये ऑप्शन यूज करेंगे। ये हमेशा आएगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। आप यहाँ बीच में डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो इसका लेफ्ट और टॉप भी दे दो। लेफ्ट से गैप 400, टॉप से गैप 50। सी दिस, इसको हम हमेशा कहेंगे चाइल्ड विंडो। इसको पॉपअप विंडो भी कहा जाता है। अब इस जरा पॉपअप विंडो में एक कमांड देखो। यहां मैंने एक बटन बना दिया, ऑन क्लिक F1। यहां मैंने एक फंक्शन लिख दिया,
एक हमारे पास कमांड होती है विंडो डॉट क्लोज। यदि विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए यूज करी जाती है। बटन की क्लिक पे कॉल किया है मैंने, देखो बटन आ गया, क्लोज पे क्लिक करो, क्लोज हो गया। यदि आपको जावास्क्रिप्ट में एक ही लाइन का कोड लिखना हो, जैसे जो फंक्शन मैंने F1 बनाया है इसमें एक ही लाइन का कोड लिखा है बेटा बस, तो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, जावास्क्रिप्ट फिर कॉलन विंडो डॉट क्लोज, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो यदि एक ही लाइन का कोड लिखना है तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, पूरा फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए वर्क कर रहा है। और हाइपरलिंक पे यदि आप बनाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, AHREF क्लोज। अब बेटा प्रॉब्लम ये है, हाइपरलिंक में मैं HREF में कुछ भी लिख दूंगा तो वो पेज खुल जाएगा, तो यहां लगा दो हैश, और यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर लो ऑन क्लिक पे। तो हैश का मतलब है हमें कोई पेज ओपन नहीं करना। देखो ये हाइपरलिंक आया, क्लोज पे क्लिक करो, ऑन क्लिक होते ही आपका कोड चल जाएगा। तो देखिए मल्टीपल मेथड्स मैंने आपको बताया यहाँ पे विंडो को क्लोज करने के। आप बटन पे लिख सकते हो, फंक्शन कॉल करके सिंगल लाइन कोड डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप ऑन क्लिक पे हाइपरलिंक पे भी कॉल कर सकते हो। कुछ इवेंट देखो, p4.html, यहां मैं अब आपकी इवेंट्स की बात करूंगा। मैंने एक लगाया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक मैंने IMG लगाई है इमेज, और बटन्स तो ऑन क्लिक आप देख ही रहे हैं इतनी देर से। एक मैंने सेलेक्ट टैग लगाया है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इन्हीं से समझो आइडिया लग जाएगा आपको। ये फाइल है मेरी p4.html, इनके फंक्शंस के कोड मैंने हटा दिए हैं सब। अभी कोई भी फंक्शन कहीं भी कॉल नहीं हो रहा है बेटा, आप देख सकते हो। बस ऑन क्लिक पे F1 जरूर कॉल करा है, पर F1 में भी कुछ लिखा नहीं है मैंने। तो ये डेटा है मेरे पास। अब इवेंट देखिएगा जरा, मैंने बताया ना बहुत सारे इवेंट है, जरा इवेंट पे ध्यान देना। जैसे ही इस इमेज के ऊपर मेरा माउस आए तो मेरा इवेंट चल जाए। यदि इमेज जैसे ही इसके ऊपर माउस आए, ऑन माउस एंटर नाम का फंक्शन होता है, मैंने कॉल किया F1, ऑन माउस एंटर, जैसे ही इसके ऊपर माउस आए, यहां लिख दिया अलर्ट माउस ओवर द इमेज। आप कहेंगे सर आपने विंडो डॉट अलर्ट तो लिखा नहीं, केवल अलर्ट लिखा है। बेटा यदि आप कोई फंक्शन डायरेक्ट यूज करोगे तो वो अपने आप उसे बाय डिफॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट का मान लेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट होता है, तो विंडो के फंक्शंस को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो मैसेज आ गया माउस ओवर द इमेज, जैसे ही इमेज के ऊपर माउस आया, माउस ओवर द इमेज, ऑन माउस एग्जिट, फंक्शन कॉल करा F2,
डॉक्यूमेंट का बीजी कलर चेंज होके येलो हो जाए, कब चलेगा? जब माउस उसके एरिया से बाहर जाएगा। ये चला। बेटा यहां हमारे पास एग्जिट ना होके होता है लीव, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं उस इमेज से बाहर ही नहीं जा पा रहा हूं। अब आ गए। तो ये हुआ आपका ऑन माउस लीव, ऑन माउस एंटर। टेक्स्ट बॉक्स पे आओ बेटा। अरे भाई, मैंने यहां टाइपिंग करी, जैसे ही मैं इसके बाहर कहीं क्लिक करूं तो मेरा इवेंट चल जाए। इमेज भी जान ले लेंगे हमारी। तो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं क्लिक करूं, उसे हम कहते हैं ऑन ब्लर। फंक्शन कॉल किया F3, यहां भी बेटा अलर्ट की जगह कलर ही ले लो, थोड़ा काम हो जाएगा। वो बार बार मैसेज आता है, हमें बंद करना पड़ता है। देखिए मैंने यहां टाइपिंग शुरू की, जैसे ही कहीं बाहर क्लिक करा कलर रेड हो गया। इसे हम कहते हैं फोकस लॉस्ट होना। जैसे ही फोकस हटेगा तो आपका इवेंट चलेगा ऑन ब्लर। ऑन माउस एंटर, जैसे माउस एंटर हुआ। ऑन माउस लीव, जैसे माउस उसके एरिया से बाहर गया। ऑन ब्लर, जैसे ही आपका फोकस हटा। यहां मैंने बनाया एक सेलेक्ट टैग, तो जब यहां वैल्यू सेलेक्ट करते हो तो उस समय इवेंट चलता है ऑन चेंज। ऑन चेंज फंक्शन कॉल कर लिया F4, कुछ भी कोड लिख लो। देखिए मैंने यहां सिलेक्शन करा तो ऑरेंज कलर आ गया। तो ये इवेंट समझा रहा हूं बेटा। क्लिक एक इवेंट है, माउस एंटर है, माउस लीव है, ब्लर है, ऑन चेंज है। इवेंट्स की कमी नहीं है। और ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो किसमें बना रहे हो? HTML में। तो ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट नहीं है, ये HTML के इवेंट है। बटन आपका HTML का है, इमेज आपने HTML में लगाई है, टेक्स्ट बॉक्स आपका टेक्स्ट बॉक्स आपका HTML का है। तो ये इवेंट भी होते हैं HTML के, और इन इवेंट पे आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन है आपके जावास्क्रिप्ट के। तो इवेंट्स की कमी नहीं है बेटा, जरूरत से ज्यादा इवेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इवेंट। कुछ और बेटा रजत? सर मैं ये कह रहा था सर, जब हम सर यूज करते हैं सर HTML का कोड, मतलब बाहर से जावास्क्रिप्ट का, तो वो हाँ कन्वर्ट करने की परमिशन मांगता है ASP.NET में। और सर कन्वर्ट करने के बाद सर आधी चीजें चलती नहीं है सर उसमें। नहीं नहीं नहीं, ASP.NET में पता नहीं आपने क्या कौन सी चीज कन्वर्ट कर डाली। ये तो कोड ना यूज करने सिखाऊंगा, ASP में कैसे यूज करेंगे। अभी तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ बेटा, यस सर, यही चीज ठीक जो है है। ना। वहां यूज करने के तरीके अलग है। वहां मैंने आपको जो छोटी छोटी कमांड आज तक बताई है, जैसे प्रिंट की, तो वो मैंने बताए थे कैसे यूज करेंगे। तो यस वहां जो बटन आपका है वो HTML का नहीं है, ASP का बटन है। तो वहां यस सर, वही जावास्क्रिप्ट है। यूज होती है ऑन क्लाइंट क्लिक फंक्शन पे। तो वो सारी चीजें आप सीखेंगे, ऐसी बात नहीं, मुश्किल नहीं है। बस ये कमांड समझ में आ गई तो फिर वो सब समझ में आएंगे, ओके। ठीक है ना। दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें है ना बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट कहाँ चल रही है, क्लाइंट पर कि सर्वर पे? क्लाइंट पे। और ASP कहाँ चल रही है आपकी? सर्वर पे। तो दोनों को एक दूसरे के बीच में शेयर करने की गलती मत कर लेना जिंदगी में कभी भी। C# का वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं होने का, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल C# में यूज नहीं होने का। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन C# में नहीं चल सकता, C# का फंक्शन जावास्क्रिप्ट में नहीं चल सकता। C# है, जावास्क्रिप्ट HTML से रिलेटेड है। तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को कॉल करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरा ASP का कोड जो HTML जनरेट करेगा उसके साथ में मैं कहाँ एडजस्ट करूं। समझ में आ रही है बात? यस सर। दोनों की लोकेशंस अलग अलग हैं। यस सर।
एक जमीन पर है, एक आसमान में है, तो दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं, दोनों में कोई शेयरिंग नहीं है। कहीं सोचो कि एक सी शार्प में वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, उसे जावास्क्रिप्ट में यूज कर लोगे, या जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाया, बटन की क्लिक पे कॉल कर लोगे। भैया जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड पर है जहां सी शार्प नहीं है, और सी शार्प सर्वर पे है जहां जावास्क्रिप्ट नहीं है, सब अलग है। ये मिक्स करने की कोशिश मत कर देना इनमें। तो ये इवेंट्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट देखो, इवेंट और भी है, मैंने केवल एक ओवरव्यू दिया है अभी आपको। सर ये जो माउस एंटर और माउस लीव वाला इवेंट है सर, ये तो हाँ? सर विंडो प्रोग्रामिंग में भी था ना सर? क्या चीज बेटा? सर ये माउस एंटर और माउस लीव, हाँ सर ये विंडो प्रोग्रामिंग में भी तो था सर? हाँ, विंडो प्रोग्रामिंग में भी होते हैं। वहाँ वहाँ हमारे पास नाम अलग हो सकते हैं, पर लेकिन वर्किंग इसी टाइप से होती है। थोड़े बहुत माउस नाम मिलते जुलते हो सकते हैं। यस सर। ये है बेटा मेरे पास। अब इसमें सुनो बेटा, ये एक टेक्स्ट बॉक्स, जावास्क्रिप्ट कहती है इसे एक आईडी दे दो। मैंने आईडी दे दी T1। आईडी का मतलब आइडेंटिफायर। जैसे आप लिखते नहीं थे ASP.NET में लिखते थे बेटा आईडी, अरे भूल गए? हर कंट्रोल की आईडी होती थी। यस सर, Yes, sir. टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल 1, का जो नाम होता था, टेक्स्ट बॉक्स Yes, 2। sir. तो ऐसे ही इनका जरा आईडी दे दो एक। अब यदि आपने कंट्रोल की आईडी दी है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है आपका एक टैग IMG नाम से, ये है इस टैग का एट्रीब्यूट, और ये है इस एट्रीब्यूट की वैल्यू। जैसे एक एट्रीब्यूट होता है इसका हाइट, तो हम इमेज की हाइट भी दे सकते हैं। तो जो टैग हमारे पास होते हैं, उन टैग्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज, और उनकी वैल्यू होती है। तो यदि आपने कोई टैग की आईडी दी है, तो जावास्क्रिप्ट में आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। फंक्शन F1 पे आओ, यहां लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आप आईडी लिख दो बेटा ऑब्जेक्ट की। तो मैंने T1 की आईडी दी है, T1। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं वैल्यू इक्वल टू ABC लिख दूं, तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ आएगा? ABC. ABC लिखा हुआ आएगा, देखो। Yes, sir. यस सर। ये आ गया। तो इसका मतलब टेक्स्ट बॉक्स में हमें यदि कुछ डिस्प्ले करना हो, तो वैल्यू नाम से होती है उसकी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट यानी, और उसको वैल्यू असाइन कर दो तो वैल्यू आ जाती है। ये मैंने हटा दिया, टेक्स्ट बॉक्स मेरा ब्लैंक हो गया। बेटा यहां मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जिस ऑब्जेक्ट की आईडी हमने दी है T1, डॉक्यूमेंट की बात करो तो बॉडी टैग की बात करो, तो बॉडी टैग में से उस T1 को उठा लो, तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देगा। मैंने इसको नाम दे दिया OBJ1। जैसे आप लिखते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो एस क्या है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप समझ लो, ये जो OBJ1 है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट है, इस टेक्स्ट बॉक्स का। अब आप इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। पहले मैं चेंज करके दिखाता हूं। मैंने कहा OBJ1 में वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी होती है, उसमें लिखा हुआ आ जाए हेलो फ्रेंड। अभी मैंने आपको दिखाया था वैल्यू से क्या होता है, तो ये फिलहाल वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी इसमें हमने दे नहीं रखी, पर हमने रन टाइम पे इसकी वैल्यू सेट करी हेलो फ्रेंड। अब इस फंक्शन को कॉल कर लो, बटन की क्लिक पे कॉल कर रहा हूं।
देखिए जरा, बटन पे क्लिक करा तो ऊपर हेलो फ्रेंड लिखा हुआ आ गया बेटा। तो यहां पर हमने वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर दी। अब आप यहां प्रॉपर्टी देखना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू T1, वैल्यू इक्वल टू समथिंग। तो टाइप भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहूं तो टाइप प्रॉपर्टी भी बदल सकता हूं, कुछ भी बदल लो जो आपका मन करे। मैंने यहां पे फंक्शन कॉल किया F2 और देखिए मैं क्या लिख रहा हूं F2 में। मैंने कहा जिस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी T1 है वो उठाओ, ये आ गया। इसकी टाइप प्रॉपर्टी बदल दो। टाइप हमने क्या दे रखा है, टेक्स्ट। मैंने टाइप लिख दिया पासवर्ड। आपको पता ही है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड पे क्या होता है। सी दिस, पहले बटन पे क्लिक करो, हेलो फ्रेंड आ गया, दूसरे पे क्लिक करना, कैसा लगा? सब बढ़िया। मजा आ गया। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। जरा इस इमेज की प्रॉपर्टी बदलेंगे बेटा। इमेज की आईडी दी है मैंने img1, मैंने ये ऑब्जेक्ट उठा लिया img1। अब इसकी मैं सोर्स प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूं। सोर्स में इमेज का नाम आता है, मैंने कहा src इक्वल टू d1.jpg। कब? जब फंक्शन f3 चले और फंक्शन f4 चलने पे वापस d4 आ जाए। अब जरा f3 f4 कब चल रहे हैं वो भी ध्यान देना। सर ये D1 D4 तो वेरिएबल है ना सर? वेरिएबल नहीं है, इमेज के नाम है ये रे। अच्छा सर, ठीक है सर। ऑन माउस एंटर, जब माउस एंटर हो तो फंक्शन चले f3। ऑन माउस लीव, फंक्शन चले f4। देखो यहां मैंने सब स्मॉल में लिखा है इस बार, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये तो HTML है, HTML तो सब स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता। सी दिस, इमेज बदल गई, फिर से इमेज बदल गई। ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव, इमेज चेंज हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। किसी भी ऑब्जेक्ट की Yes, कोई भी sir. प्रॉपर्टी। तो जरा एक प्रोग्राम देखो छोटा सा, p6.html। दो बनाए टेक्स्ट बॉक्स, दो नहीं तीन बनाएंगे, T1 T2 T3 और एक बटन। बटन की क्लिक पे फंक्शन F1 कॉल किया है, केवल एक ही फंक्शन है F1। एंड दिस इज p6.html। ये है बेटा आउटपुट। मैं यहाँ डालूंगा नंबर, क्लिक हियर पे क्लिक करूं, इनका एडिशन हो जाए। देखो T1 उठाया, T2 भी उठा लिया और T3 भी। तीनों टेक्स्ट बॉक्स मैंने आईडी से रिट्रीव कर लिए। इनको नाम मैंने दे दिया obj1, obj2, obj3। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू obj1 डॉट वैल्यू, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू obj2 डॉट वैल्यू, s3 इक्वल टू s1 प्लस s2, एडिशन हो गया। obj3 में नई वैल्यू सेट कर दो s3। देखो कोड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, समझ आ गया सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो प्लस किस चीज के लिए यूज होता है? तो क्या? प्लस ऑपरेटर किस चीज के लिए यूज होता है? कॉन्कैटिनेशन के लिए, और एडिशन के लिए। एडिशन के लिए। हाँ, दो चीजों के लिए यूज होता है, यस सर। कॉन्कैटिनेशन के लिए और अरिथमेटिक एडिशन के लिए। और टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होती है बेटा उसकी डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग।
हाँ बिल्कुल String. ठीक बात। यदि स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाओगे तो क्या होगा? अर्थमेटिक एडिशन कॉन्केट होगा। Concat. कॉन्टैक्ट तो जरा देखो रिजल्ट क्या किसी आ का रहा है। माइक खुला हुआ है सर, तो आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। राहुल अपना माइक बंद कर दे। ये बाकी लोग ना माइक आप लोग तभी ऑन किया करें जब आपको कुछ बोलना हो, वरना आवाज ना रिपीट होती है बेटा। यस सर। यस सर। देखिए मैंने डाला 15 + 17, क्लिक हियर पे क्लिक करो। एडिशन हुआ या कॉन्केटेनेशन? सर कॉन्कैटिनेशन हुआ ये तो। ये समझ में आया क्यों हुआ? यस सर, क्योंकि ये सर मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा होता है बेटा वो टेक्स्ट होता है। यस सर। आप कहेंगे सर यहाँ डेटा टाइप तो होती नहीं, फिर टेक्स्ट कहां से हो गया? बेटा फिर भी भावनाएं तो समझो। अब मैं चाहता हूं कि ना अर्थमेटिक एडिशन की तरह यूज करूं, तो आप ये फंक्शन लगा लेना, पार्सइंट। यस। पार्सइंट में आई कैपिटल है, तो ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और यदि इंटीजर के बीच में प्लस लगा रहे हो तो अर्थमेटिक एडिशन होगा। यस। ये आ गया रिजल्ट। आप कहेंगे सर अल्फाबेट्स डाल दें, तो भैया आपका हक है डालने का, और उसका भी हक बनता है रिजल्ट डिस्प्ले ना करने का। तो आप सर देख सकते एरर हैं। नहीं देगा, एरर नहीं देगा, मतलब वो डिस्प्ले नहीं करेगा बस। हाँ, क्योंकि वो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जावास्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं आने की बेटा। सेमीकोलन लगा दिया, स्मॉल का कैपिटल कर दिया, तो बस ढूंढते रह जाओगे एरर कहाँ है। तो ये तो बढ़िया है सर। बढ़िया नहीं है, चलने का भी तो नहीं कोड। सर एरर भी तो नहीं आएगी। तो एरर नहीं आई तो उस कोड का फायदा क्या जो चल नहीं रहा, लिखी क्यों रहे? तुम सही हो। एरर नहीं है, बस ये बढ़िया है सर। हाँ हमारे लिए तो एरर मैसेज। तो पार्स इंट की हेल्प से हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड की, और फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स में नई वैल्यू सेट भी करी है। हम इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, लाइक दिस। मैथ क्लास याद है? यस सर। सारे फंक्शन काम करेंगे। यस सर। एक लगा के दिखा देता हूं। आई। इससे छोटा याद नहीं है तुम्हें? सर इससे छोटा मिला ही नहीं मुझे कोई सा। मैथ डॉट SQRT ऑफ S1, यहां मैंने पार्सेंट नहीं करा तो वो समझ जाएगा कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू का ही स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे। अर्थ एडिशन अल्फाबेट्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। आंसर S2 में आ गया, S2 मैंने डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले कर रहे हैं हम किसमें, 3 वाले में। वैल्यू डालिए 25। 54, 7 पॉइंट समथिंग। बस एक डिफरेंस है बेटा, देखो SQRT का S स्मॉल है, यस सर। जबकि आपके C# में कैपिटल होता था। यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे फंक्शंस के नाम स्मॉल से शुरू होते हैं। बस ये आपको डिफरेंस याद रखना है जावास्क्रिप्ट में और C# में। बाकी सेम सिंटेक्स होता है। क्लास का नाम देखो मैंने यहाँ M कैपिटल से ही लिखा है, मैं स्मॉल लिख दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब बताओ जरा, जावास्क्रिप्ट मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, बढ़िया है सर। बढ़िया है तो पता चल जाएगा नहीं आपको। सर। बस सर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी मतलब प्रोग्राम लिख के कितनी एरर आई? बहुत सारी। सर जब आप लिखते हो तो एरर कहाँ आती है? जब ये हमारे में आएगी सर। कितनी एरर आती थी? इतने तो एरर सर एरर तो मैं हमारे में हमेशा आती है एक सर, चीज आपके कहता में हूं नहीं बेटा, आती। मेरी बात को हमेशा याद रखो। इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि हाथ लिखे तो सही लिखें। यस सर। इतनी ही तेजी से लिखें जितनी तेजी से ये यस सर बोला। यस सर।
तो हिमांशु बोल रहा है। राहुल है मेन्यू। भाई तेरी आवाज अच्छी हो। तो आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है आज। ओके सर। ओके सर। काम में और एक इम्पोर्टेंट बात, आप सभी लोगों को अपनी मशीन पे विजुअल स्टूडियो 2019 या 2020 इंस्टॉल करना है। ओके सर। आप कहेंगे सर क्यों? असल में अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आगे एमवीसी, और फिर मैं आपको कराऊंगा एक टॉपिक ऐप डेवलपमेंट का। तो बेटा जो विजुअल स्टूडियो 2010 है उसमें हमारा भला नहीं होगा। जेमरीन सर। हाँ, तो मुझे चाहिए या तो विजुअल स्टूडियो 2017 एटलीस्ट। जी सर। तो 17 चलेगा, 19 चलेगा, 20 चलेगा। जी सर। अब लेकिन सर एक problem, जो विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड करेंगे जब आप उसे चलाएंगे तो 2 महीने तक चलेगा बेटा बस। तो फिलहाल आप 2 महीने के लिए उसे चला लें। यदि 2 महीने बाद जरूरत पड़ी, ईश्वर करे ना पड़े, तो मैं उसको एक्सटेंड करवा दूंगा। वो मेरा काम है कि कैसे होगा। तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी है कुछ सर जुगाड़ सर? बेटा जुगाड़ कुछ नहीं है उसमें। ये होता है कि यदि आप उसे डायरेक्ट चला रहे हैं तो 2 महीने चलेगा, और यदि आप उसमें जो है अपना लॉगिन कर लें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके एक लॉगिन बना के, तो वो उसे एक्सटेंड कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो पहले 3 महीने के लिए होता था, अब भी शायद 3 महीने ही हो सकता है। तो मतलब वो एक्सटेंड हो जाता है, बस इतना ऑप्शन है। लेकिन जब आप यूज करेंगे अपनी कंपनी में तो फिर कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो परचेज करेंगे, आप क्यों पैसे खर्च करेंगे? सर कौन इतना है। सर कंपनी में कौन से वर्जन का वर्क होता है स्टूडियो के? बेटा अब तो मेरे हिसाब से जो है सब 17 के बाद वाली वर्जन होनी चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 17 पे इसलिए शिफ्ट नहीं किया था कि एकदम से घबरा ना जाओ। अब आप 10 में पूरे तरीके से फैमिलियर हो चुके हैं। यस सर। तो अब जो मैं आपको इसीलिए यस सर। कि आगे फिर आप 17 पे ही काम करेंगे सारा। 17, 19, 20 इनमें से कोई चाहिए होगा। इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग कैसे होती ओके है? सर। सर एक चीज सर, ये कितने एमबी का है सर ये वाला? मैं पूरी बात बता रहा हूँ इसीलिए। सुन लो सर की बात। आप अपने मोबाइल के पैकेज को जो जीबी वाला डेटा होता है उसे रखेंगे बचा के। ओके सर। यस सर। 1 जीबी लगभग कितनी देर में डाउनलोड होता है आपका? सर 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। 1 जीबी? नहीं सर तो वो ज्यादा तो यस सर, टाइम 5 to लगेगा 10 सर। मिनट्स। सर हमारे यहाँ इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती सर। सर आधा घंटा लग जाएगा कम। और कौन सा नेटवर्क है जो 5 मिनट 1 जीबी? अभी सर हिंदुस्तान पता नहीं सर सर राहुल मेरा के सर राहुल के यहाँ मेरे यहाँ पे आ रही है। छत पे टावर लगवा रखा है क्या? 5G कनेक्शन ले रखा है। नहीं नहीं सही में। टावर पे बैठ जाएगा तो भी नहीं आने की इतनी तो। अरे नहीं सर आ जाती है, जियो में आ जाती है। मैं जीबी कह रहा हूँ, एमबी नहीं कह रहा। हाँ सर मैं भी जियो कह रहा हूँ। तुम तो रहने दो, चलो छोड़ो। नहीं सर 1 GB 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा आराम से। सर हमारे यहाँ तो होने का नहीं सर। हमारा तो सर आधे घंटे लगेगा कम से कम। सर आप क्या कह रहे थे सर? आप तो खैर मेरी बात सुनो, काम की बात यस सुनो। सर। सपोज करो आपका जो 1 जीबी डाउनलोडिंग है वो होती है लगभग 1 घंटे में। तो आप इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे रात को 11 बजे। आप कहेंगे सर 11 बजे क्यों करेंगे? 12 बजे के बाद फिर मिल जाएगा। भाई बात तो चल रही है सर की। क्या हो गया सर, कहाँ गए? बात यह है, देखो असल में वो ना 2 जीबी के आसपास है, 2-2.5 जीबी। तो आपका जो पैकेज होता है जियो में आजकल 1.5 जीबी डेटा मिलता है। यस सर। अब 1.5 जीबी यदि आप करोगे तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा पूरा एक दिन में। तो आप पूरे दिन का डेटा बचा के रखना, रात को उसका इंस्टॉलेशन शुरू करना। तो जब रात को 12 बजे के बाद दोबारा जीबी बढ़ जाएगा ना, तो वो हाथ के हाथ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। सर शाम तक तो सर बच ही नहीं पाती सर। हाँ जी बेटा। तो शाम तक तो बच ही नहीं पाती सर, सब ऐसा जगह। वही तो कह रहे हैं सर, बचाना आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेता हूँ, मेरी तब 1 जीबी यूज नहीं होता। सर
पता नहीं सर, हमारे फोन में इतना क्यों नेट फूकता सर। सर वो तो हो जाएगा सर, वो तो हमारी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ। एक दिन टिकटॉक मत देखियो। और मैं फोन में ऐसी फालतू चीज रखता ही नहीं। मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कब करोगे कैसे करोगे वो आप देख लो। ओके यस सर। सर। ठीक है ना, डाउनलोड करके आपको उसे इंस्टॉल करना है। पहले तो एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होगी, बहुत छोटी सी, जी फिर उसका जब सेटअप चलाओगे तो वो अपने आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर पे जो है इंस्टॉल करता रहेगा। जी सर ठीक सर है। आपके सिस्टम में सर है ये सर इसका सेटअप? बेटा असल में मेरे से आप मिल सकते तो मैं दे देता। नहीं सर, आप टीम व्यूअर से इंस्टॉल कर सकते हैं सर। अरे बेटा वो इतना मैं डाउनलोड अपलोड करूंगा, तुम डाउनलोड करोगे, बहुत बड़ा होता है। सर एक के में कर देते सर, बाकी फिर हम एक दूसरे के में कर देते सर। अरे हो जाएगा। मैं देखता हूँ मुझे कोई आईएसओ फाइल का लिंक मिल गया तो मैं आईएसओ फाइल लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो फाइल डाउनलोड कर लोगे तो वो फ्यूचर में भी काम आ जाएगी। ओके सर। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस तो नहीं करने सर, डाउनलोड करके जो आते हैं सर बाद में? नहीं कुछ नहीं, सीधा करना है वो सब अपने आप डाउनलोड कर लेगा। ओके। क्योंकि मंडे से, या मंडे अभी हम कुछ टॉपिक यदि और लेते हैं तो ट्यूसडे से आपकी शुरू होगी एमवीसी। जी ओके सर। ठीक है ना, और एमवीसी आपको पढ़ाएंगे दूसरे सर। ओ क्या सर? क्या नहीं, हाँ, सर कौन पढ़ाएगा? अंकित सर। नो सर, सर ये बात सर चलेगी। क्या सर हुआ? आप क्यों नहीं, सर आप सर क्यों नहीं? सर आप ही पढ़ा देना। सर अरे आपसे वो पढ़ना मेरे है। जैसे ही पढ़ाते हैं बिल्कुल। सर आप ही पढ़ा दो सर। अरे सर बेटा प्रॉब्लम सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है ना, तो मैं उस टाइम में क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मोबाइल पे तो जुड़ जाऊंगा मेरे पास, लेकिन लैपटॉप तो होगा नहीं बेटा, तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो शुरुआत की क्लास बोलेंगे, आगे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा एक हफ्ते के बाद। तो मतलब सर वो बात सही है सर, मतलब बस 1 वीक की तो बात है सर। हाँ, और वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं जैसा मैं पढ़ाता हूँ। नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक क्लास के बाद ही आप मुझसे कहेंगे कि सर बिल्कुल सही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर स्ट्रिक्ट तो नहीं है सर? बस ऐसे ही है जैसा मैं हूँ। फिर ठीक है। बस फर्क इतना है कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, वो उन एम्प्लॉयज को पढ़ाते हैं जिनको 8-8 साल का एक्सपीरियंस, इसलिए वो बोलते बहुत तेज हैं। वो यार नहीं अरे सर भैया पहले पढ़ के तो देखो, अभी यार अभी यार देखते सर। अभी सही। हाँ, ठीक है ना, जी सर। एक हफ्ते की तो प्रॉब्लम है, क्लास मैं ब्रेक करूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये प्रोग्राम मैं ना HTML वाले सारे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं आपको विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड लिंक भी भेज रहा हूँ। शाम को हम इसी टॉपिक को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स को शेयर करो, एरर इसमें आएगी नहीं, अपने आप ढूंढना पड़ेगा कहाँ आपने गलती की है, तो ध्यान से उस गलती को रिमूव करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसीलिए आज मैंने इस समय बड़े कोड नहीं लिखवाए हैं, मैंने 4-4 लाइन के कोड लिखवाए हैं, जिससे पहले आपके हाथ सेट हो जाए। तो थोड़ी सी इनमें प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर। ओके सर।